हाय, मेरा नाम है मोनिका। और मैं हूँ प्रशांत। आज हम देखने जा रहे हैं गौरव सर का साइंस टॉपिक है लाइट की स्पीड में बारे में। स्पेस में लाइट की स्पीड से सफ़र कर पाएंगे भविष्य में या नहीं, उसकी जानकारी देते हैं। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जस्ट पिछले साल ही नासा के फेमस साइंटिस्ट हैरोल्ड और उनकी टीम ने दुनिया के सामने ये कहा कि उन्होंने अब लाइट की स्पीड को चीरते हुए यूनिवर्स में कहीं भी पलक झपकाते ट्रैवल करने का रास्ता बना लिया है। मतलब वार्प ड्राइव इंजन बना लिया है। इसमें हम लिटरली स्पेस टाइम फैब्रिक में वेव्स जनरेट करके उन पे सर्फिंग के जैसे ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन एक मिनट, आइंस्टाइन ने जब E=mc² प्रूफ किया था तब उन्होंने कहा था कि लाइट की स्पीड को कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती, राइट? हाउ कैन एनीथिंग गो फास्टर देन लाइट? बट क्या आपको पता है, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट देने के बाद भी आइंस्टाइन खुद लाइट से तेज दौड़ने का तरीका भी ढूंढ चुके थे। तो फिर आइंस्टाइन ने उसे दुनिया से क्यों छुपाया? वेल, लेट्स फाइंड आउट। जनवरी 2006 नासा के एटलस 5 रॉकेट ने न्यू होराइजन्स मिशन के लॉन्च के दौरान एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया बाय बीइंग द फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट एट द टाइम ऑफ लीविंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर। उसकी एवरेज लॉन्च स्पीड थी अराउंड 36,000 माइल्स पर आवर या सिंपली 16.09 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब समझ रहे हो? वो एटमॉस्फेयर से मिलने वाले ड्रैग को झेलने के बावजूद भी एक मॉडर्न राइफल की बुलेट से करीब 13.4 गुना ज्यादा तेज उड़ा था। बट देयर्स अ प्रॉब्लम। इतनी तेज चीजें बनाने के बाद भी हम इंसानों को अपने बगल में मौजूद मार्स तक पहुंचने के लिए भी आज करीब 6 महीनों का समय लग रहा है। वो भी तब जब ज्यादातर सफर तो हम एम्प्टी स्पेस में बिना एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए नासा के अलग अलग R&D टीम्स अलग अलग प्रकार के हाई स्पीड रॉकेट इंजन्स को थियराइज और डिजाइन करने में जुटे हैं। इनफैक्ट उनमें से एक टीम थी जिसने लाइट स्पीड हीलिकल इंजन को थियराइज किया था। इस इंजन के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में बताया, जिसे आप वीडियो खत्म होने के बाद गेट सेट फ्लाई साइंस लाइट स्पीड हीलिकल इंजन यूट्यूब पर टाइप करके देख सकते हो। बट क्योंकि आज समय लाइट स्पीड से दौड़ने का नहीं बल्कि उसके पार जाने का है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे ऑन द वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट। ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को रिक्रूट करने के बाद नासा का दूसरा सबसे फेवरेट टॉपिक है लाइट से भी तेज ट्रैवल करके ह्यूमंस को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। और इसके लिए उन्होंने एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगेल अल्क्यूबेर द्वारा 1994 में पब्लिश्ड अल्क्यूबेर वार्प ड्राइव मॉडल का सहारा लिया। एक दिन जब मिगेल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे तब अचानक से उन्हें ख्याल आया कि यार, ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज क्या है? और बस हुश, सडनली उनके सामने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स प्रकट हो गए। उन्हें यह भी याद आया कि आइंस्टाइन पहले ये प्रूव कर चुके थे कि लाइट सबसे तेज दौड़ती है और किसी भी मैटर को उसे पछाड़ना हो तो उसे भी लाइट की तरह एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ताकि उसे इन्फिनिट मोमेंटम मिल सके, E=mc²। अब क्योंकि मिगेल आइंस्टाइन की ही थियरीज पढ़ के बड़े हुए थे, इसीलिए गुरु की बात मानना तो लाजमी था। बट देन ही वाज आल्सो लाइक कि ये बंदा जिसने रिलेटिविटी का इतना ज्ञान दिया है, ये तो वही है ना जिससे 1935 में अमेरिकन इजरायली फिजिसिस्ट नेथन रोजन के साथ मिलकर वार्म होल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्पेस ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करने की भी बात की थी। So how can he be so pessimistic about it? और फिर मिगेल ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करें जो किसी तरह से स्पेसक्राफ्ट के आगे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और उसके पीछे मौजूद फैब्रिक को एक्सपांड कर पाए। ये किसी समुंदर की ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फ बोर्डिंग करने जैसा होगा, और समुंदर में भी अगर हम खुद तैर के कहीं पहुंचने की कोशिश करें तो हम ऑब्वियसली स्लो मूव करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर हम उसके सरफेस के क्रेस्ट और ट्रफ्स का इस्तेमाल करें तो वो खुद ही हमें तेजी से अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। इंटरेस्टिंग। बिग बैंग से लेकर अब तक जिस स्पीड से यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक एक्सपैंड हुआ है, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि द ओनली वे टू मूव फास्टर देन लाइट इज बाय समहाउ मैनिपुलेटिंग और वॉर्पिंग द स्पेस टाइम फैब्रिक इटसेल्फ। बट देन अगेन यहाँ पर भी वही दिक्कत आ जाती है जो समुद्र के केस में आती है। अपने पीछे एक विशाल क्रेस्ट कैसे पैदा किया जाए? जैसे किसी समुद्र के सरफेस को खुद मैनिपुलेट करके ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट करना किसी जकूजी में वेव्स क्रिएट करने जितना आसान नहीं होता, उसी तरह स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करने के लिए भी हमें भारी भरकम चीजों की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर भारी से मेरा मतलब है, अगर हमें एक एवरेज साइज के स्पेसक्राफ्ट को भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना हो तो सिर्फ उसके आगे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
लिए करीब जुपिटर जितने भारी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा अर्थ का कंबाइंड मास। कैन यू बिलीव इट? बट चलो ये तो फिर भी एक बार हम करने का सोच भी सकते हैं, लेकिन मुश्किलें ना तब शुरू होती है जब हमें अपने स्पेसक्राफ्ट के पीछे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को यूं ऊपर खींचना होता है, क्योंकि स्पेस टाइम में यूं उभार क्रिएट करने के लिए जरूरत होती है जुपिटर जितने भारी मगर ऑपोजिट नेचर वाले नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी की। और फिर इन्हीं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मास से ही हमारा स्पेसशिप पॉइंट ए से बी तक मूव करेगा। मुझे नहीं मालूम ये सुनकर आपका सिर चकरा रहा है कि नहीं, लेकिन साइंटिस्टों का बिल्कुल चकरा रहा था, बिकॉज इवन दे डोंट नो कि ये नेगेटिव मास लाए कहां से, एज इफ जुपिटर जितनी भारी चीज अरेंज करना वाज एनीथिंग इजियर। खैर, इन दिक्कतों के चलते आप सोच ही सकते हो कि साइंटिस्टों ने तंग आकर इस आइडिया के साथ क्या किया होगा। एग्जैक्टली। बट देन अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि सभी साइंटिस्ट फिर एक बार उसी फेंके हुए आइडिया को रिविजिट करने लग रहे हैं। अब क्या इसका मतलब किसी ने इस टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू खोज निकाला है? काइंड ऑफ। पिछले साल नासा साइंटिस्ट हैरोल्ड उर्फ सॉनी वाइट और उनकी टीम ने एक्सीडेंटली एक वॉर्प बबल क्रिएट करने का दावा किया था। एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि जब दो थिन कंडक्टिंग प्लेट्स को वैक्यूम चेंबर में एक दूसरे के करीब प्लेस किया जाता है तो वो दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे की तरफ ढकेले जाते हैं, इवन दो देयर इज नो एयर इन द चेंबर टू पुश देम। इस फिनोमिनन को कैजिमीर इफेक्ट कहते हैं, जिसे हैरोल्ड और उनकी टीम स्टडी कर रही थी। इस फिनोमिनन के अनुसार लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इन प्लेट्स के बीच में से गुजरने की कोशिश करती है तो ये प्लेट सरप्राइजिंगली सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने बीच से पास होने देते हैं, जिसके कारण वेव्स की डेंसिटी प्लेट्स के बाहर की तरफ बढ़ जाती है और वो उन प्लेट्स को अंदर के लो डेंसिटी रीजन की ओर पुश करने लगते हैं। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वैक्यूम से भरे कोक कैन को बाहर की डेंस हवा अंदर की ओर पुश करती है। अब क्योंकि ये सारा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का होता है, वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, आप समझ ही सकते हो कि इस फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए कितने सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर्स और पेशेंस की जरूरत पड़ती होगी। खैर, इसी पेशेंस के साथ हैरोल्ड और उनकी टीम ने जब इन डिटेक्टर्स पर अपनी नजरें गड़ाई तभी उन्हें कंप्यूटर्स पर कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि उनके कैजिमीर एक्सपेरिमेंट के सेटअप के बीचों बीच एक ऐसा एनर्जी डेंस रीजन बन रहा है जो कुछ हद तक वॉर्प ड्राइव में लगने वाली नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास से मिलता जुलता है। यानी अब तक जो साइंटिस्ट सोच रहे थे दैट नेगेटिव मास जैसी कोई चीज मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, फाइनली अब एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आ रही है, क्योंकि अब हमारे स्पेसक्राफ्ट के पीछे स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपैंड करने के लिए नेगेटिव एनर्जी बनाने की रेसिपी भी है। हमें उसे अब बस इंप्रूव करना है ताकि हम उसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस कर सके। पर अगेन यहाँ पर एक दिक्कत है। एक जाने माने फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार यूं कहा था कि साइंटिफिक फील्ड में जो सबसे पहला रूल होता है ना, वो ये है कि यू मस्ट नेवर फूल योरसेल्फ, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी और को बुद्धू बनाने से ज्यादा आसान होता है खुद को बुद्धू बना देना। नहीं समझे? देखो, जब भी आप दुनिया में कोई नई खोज करते हो तो क्योंकि आपने उसमें बहुत टाइम और एनर्जी डाली होती है, आप नेचुरली अपने एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए अपने रिसर्च के फ्लॉस को नजरअंदाज करने लगते हो। यानी जाने अनजाने में आप बाकियों से पहले खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। और यही वजह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में रिसर्चेस बाकियों द्वारा जांच की जाती है, जिसे पीयर रिव्यू कहते हैं। सो ऑन दैट नोट, क्या हैरोल्ड वाइट के दावे एक्चुअल में सही है और उन पर इंस्टेंटली भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार लोग अपनी बात को प्रूफ करने में इतने घुस जाते हैं कि वो एरर्स को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर देखने के लिए रेडी ही नहीं होते। लाइक जब ड्रेसडन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिसिस्ट मार्टिन ताजमेर और उनकी टीम ने 2017 में उनके स्केप्टिक्स पेपर को रिविजिट किया, तब पता चला कि उनके ईएम ड्राइव इंजन में जो थ्रस्ट पैदा हो रहा था वो उनके इंजन के आसपास मौजूद इलेक्ट्रिक केबल से निकलने वाले मैग्नेटिक फोर्सेस का नतीजा था, जो उस इंजन को स्लाइटली पुश कर रहा था। यानी हो सकता है हैरोल्ड अपनी रिसर्च की तरफ इतने बायस्ड हो गए थे कि उन्होंने इन पॉसिबल एरर्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और ऐसे ही लापरवाही के लक्षण इस प्रेजेंट रिसर्च पेपर में भी देखे गए हैं, क्योंकि इसमें भी उन्हें अपने वॉर्प ड्राइव में जिस 3 डायमेंशनल नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है उससे मिलती जुलती 3 डायमेंशनल एनर्जी डेंसिटी रीजन को खोज निकाला है। हालांकि वो कितनी है, क्या है, उसका उनके रिसर्च पेपर में जिक्र तक नहीं है।
सो अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज स्टिल मिसिंग। खैर, सिंस ये पेपर जस्ट पिछले साल ही पब्लिश हुआ है, इसमें क्या सही है और क्या गलत ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सबका इस पर क्या व्यू है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमें स्पेस को एक्सप्लोर करने में मदद करेगी या फिर हमारे लिए स्पेस ट्रैवल एक प्रॉब्लम ही बन के रह जाएगा? आपका इस पर क्या ख्याल है फ्रेंड्स? इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्या हम स्पेस में कहीं भी बस पलक झपकाते ही पहुंच जाए? वेल, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर पेश करना। वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एंकरेज करने के लिए एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग। तो आज का वीडियो अच्छी तो लगी। स्पीड के बारे में था। तो Let's टॉपिक तो बहुत अच्छा था, मगर देखते हैं आगे चल के अपने को सफलता मिलती है तो आगे चल के अपने को लाइट की स्पीड मिल सकती मिल सकता है, उससे क्या बेनिफिट? है। मंगल ग्रह के ऊपर वगैरह अपन नजीक हाँ। तो अपन जल्दी जा भी सकते हैं। पलक झपकते ही जा हाँ, सकते हैं, लाइट ऐसा की हो स्पीड बोले सकता तो है। अब सूरज के और अपनी पृथ्वी के लाइट की स्पीड में 8 सेकंड लगते हैं। हाँ, तो 8 सेकंड में तो सूरज के पास जा सकता अगर लाइट की स्पीड मिली तो। बराबर। तो लाइट की स्पीड से अपन भी अंतरिक्ष में सफर कर सकते हैं। फिर मंगल ग्रह वगैरह ऐसे जो छोटे मोटे तो बोल नहीं सकते, प्लैनेट है बड़े उसके तो वहाँ पर भी अपन देख सकते हैं इंसान में जाके कि वहाँ पर जीवन है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।